वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक ये क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज की। अगर हम बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको जाकर के जरूर देखिए, जिसके अंदर मैंने बताया मैनेजमेंट क्या होता है और भी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बता रखा है। पहले उसको जाकर के देखिए। ये पार्ट सेकंड एंड फाइनल होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जहां पर इस चैप्टर को दी एंड करने वाले हैं हम लोग। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि नेचर, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या रहा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्प्स इन मैनेजमेंट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। यानी मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है एक ग्रुप के गोल को अचीव करने में। क्योंकि मैंने बताया था मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं बच्ची, यहाँ पर आई वर्ड नहीं होता, यहाँ पर वी वर्ड होता है। यहाँ पर एक टीम वर्क होती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करता है ग्रुप के जो गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे ग्रुप को गोल अचीव करने में आपको मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी। यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्योंकि सब लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे होते, ग्रुप में काम कर रहे होते, सब मिल करके काम करते हैं ताकि काम की फ्लो बढ़े। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी के अंदर रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेस, टाइम एंड मनी बहुत ज्यादा सेव होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कर मिलकर के, सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहा होता है, जिससे टाइम की बचत होती है, समय का बचत होता है, टाइम का बचत होता है, रिसोर्सेस का बचत होता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, जितने भी मनी है, टाइम है और रिसोर्सेस, ये सारा कुछ हमारा सेव होता है। उसके बाद क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मार्केट में जो चेंजेस आता है उसके हिसाब से चलने का काम या उसमें ढलने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्रिएट करते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंजेस। मार्केट में जिस तरह के बदलाव आते हैं उसके हिसाब से ढलने का काम कौन करता है बच्चे, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जिसमें मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय, यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं थ्रू किसके थ्रू, इंसेंटिव देते हैं। यानी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको सैलरी तो दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर उसको इंसेंटिव दिया जाएगा तो ज्यादा मोटिवेट होकर के ज्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसको भी एक इंटरेस्ट होगा कि मुझे सैलरी के अलावा और भी चीजें मिल रहा है, तो उससे मोटिवेट होकर के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी एक सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर बोले यहाँ पे तो प्रोड्यूस गुड्स क्वालिटीज प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। यानी मैनेजमेंट हेल्प करता है कि यहाँ पर सोसाइटी में क्या करे, एक बेहतर क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करे, मिनिमम प्राइस होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चे? एक बार रिपीट करें, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट इंक्रीज एफिशिएंसी, उसके बाद क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चे? आइए हम लोग आगे बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से केस स्टडीज आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने नेचर होते हैं, प्रकृति क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चे, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस किस पर्सपेक्टिव से होगा, मैनेजमेंट यहाँ पर आर्ट किस पर्सपेक्टिव से होगा, और यहाँ पर प्रोफेशन कब होगा, कब कब माना जाएगा, क्या क्या टर्म्स वहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है बच्चे, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट की बात करी जाती है, जहां पर प्रैक्टिकल, जहां पर हम जो चीज है एक्चुअल में हम वहां पर बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
आइजैक न्यूटन ने दिया था। उन्होंने कहा कि बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी चीज को अगर रिलीज करेंगे ऊपर से तो नीचे आएगा। इट इज द फैक्ट ऑफ लॉ। तो आइए बच्चे, जब भी अगर हम मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक नॉलेज की हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इट मैनेजमेंट एज अ साइंस में इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ये सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप होता है बच्चे, हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। उसके बाद अगर बात करें, मैनेजमेंट एक कला है, यहां पर क्या है, एक आर्ट है। तो किस पर्सपेक्टिव से इसको आर्ट आप बोलेंगे, आइए तो बच्चे इसको देखेंगे। तो जहां पर हम बच्चे बात करेंगे पर्सनल स्किल्स की, यहां पर व्यक्तिगत स्किल्स की बात करी जाती है। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग टीचर ने अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास करा। सबका अपना अपना यूनिकनेस होता है, अपना अपना तरीका होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। हर व्यक्ति का अपना विजन होता है, अब एक समझाने का वे ऑफ स्टाइल होता है बच्ची। तो ये क्या है, एक आर्ट है, ये क्या है, कला है, ये पर्सनल स्किल्स है। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करी जाती है बच्ची, क्रिएटिविटी की बात करी जाती है। जब भी हम आर्ट की बात करते हैं इट मींस क्रिएटिविटी को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बच्चे प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, यानी इनके पास एक स्पेशलाइजेशन होती है, कोड ऑफ कंडक्ट की डिग्री होती है, तो ये लोग प्रोफेशनल कहे जाते हैं। तो यहां पर प्रोफेशन की बात करें, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है बच्चे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, इनकी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद बात करें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जाती है। अगर कोई सीए है तो सीए की डिग्री होना पड़ेगा, प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होता है, जैसे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गया। तो बच्चे किस कैटेगरीज में आते हैं, ये प्रोफेशन में आते हैं। तो तीनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, जब भी अगर हम साइंस की बात करें, मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस में बच्चे क्या होता है, सिस्टमेटिक, यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज की जरूरत होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट की बात करी जाती है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी। मैंने कहा हर टीचर का पढ़ाने का वे ऑफ स्टाइल अलग होता है, हर व्यक्ति अलग 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 तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से समझाया है, तो वो चीज है बच्ची। आई बात समझ में। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चे। आइए हम लोग उसके बाद बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बच्चे आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें टॉप लेवल में पॉलिसी मेकिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाने का काम कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग जो बैठे होते हैं वही लोग क्या कहते हैं, करते हैं यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में कौन डिसीजन मेकिंग करता है बच्ची, तो यहाँ पर टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं। तो बच्ची यहाँ पर सीईओ एंड डायरेक्टर्स, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं ये लोग टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने का अथॉरिटी इनके पास होती है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें बच्चे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो कोई भी प्लान टॉप लेवल में बनाया जाता है, नियम पॉलिसी बनाई जाती है, बट इंप्लीमेंट करने का काम, प्लान को इंप्लीमेंट कब करना है, कैसे करना है, कौन करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल का काम क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है कि टॉप लेवल से यहां पर लोअर लेवल के बीच में लिंक करने का काम कौन करते हैं बच्चे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन आते हैं बच्चे, ब्रांच मैनेजर आते हैं, एक ब्रांच के मैनेजर आते हैं, डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, सेल्स मैनेजर है ना, परचेज मैनेजर, बहुत सारे फाइनेंस मैनेजर, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं बच्चे। उसके बाद बात करें बच्चे हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या कौन लोग आते हैं, यानी सुपरवाइजर्स, वर्कर्स आते हैं इसमें। उसके बाद डे टू डे ऑपरेशंस में लोग जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो सारे आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, फॉरमैन आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से केस स्टडीज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक जान है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। बच्चे ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार एक ही बात आपको कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल होते हैं उसको हेल्प करने में कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यहां पर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में किसी भी कॉमन गोल को हम अचीव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अचीव किया जाता है यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग द इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सवाल ये आता है कि सर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी का भी डेफिनेशन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अगर फीचर्स को समझ लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है बच्चे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन की जब भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप की एफर्ट से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, टारगेट को पूरा करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही बात है, यूनिटी यानी यहां पर एकता होनी चाहिए, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, अकेला कोई नहीं करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चे कंटिन्यूअस एक दिन, यहां पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करने का काम अकेला नहीं होता, एक दिन के लिए नहीं होता, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, डेज ऑन डेज। उसके बाद अगर बात करें कंटिन्यूअस, कोऑर्डिनेशन इज द ऑल परवेसिव फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बच्चे यहां पर मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन हर लेवल को चाहिए होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ऑल परवेसिव, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, बिना कोऑर्डिनेशन का काम होगा नहीं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग होते हैं, सभी को लेकर के चलना, सभी को मैनेज करना बहुत टफ काम होता है बच्चे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है, कोऑपरेट करना होता है, सभी को लेकर के, सभी को एक साथ लेकर के। सभी का विजन अलग होता है, बट यहाँ पर जो सभी लोगों का काम अलग अलग होता है, बट सभी को एक राह पे लेकर के चलने का काम कोऑर्डिनेशन में किया जाता है बच्चे। उसके बाद बात करें, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है? जितने भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, उन्हें दिया जाता है बच्चे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते, एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज दुनिया में अगर आता है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ इनसाइट, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का होते हैं, सेल्स परचेज, बहुत तरह का डिपार्टमेंट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। उसके बाद बात करें स्पेशलाइजेशन, सबकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, सबका स्ट्रेंथ होता है, और सभी को लेकर के चलने का काम कोऑर्डिनेशन में किया जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया बच्चे। एक बार हम लोग वापस से इस चैप्टर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने नेचर, इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस बोलो, सिग्निफिकेंस बोलो, मैनेजमेंट का दोनों का मतलब सेम होता है। जहां पर मैंने कहा इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप्स गोल्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजेस एफिशिएंसी, उसके बाद क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी। इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने कहा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट एज ए साइंस होते हैं, मैनेजमेंट एज ए आर्ट होते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन होते हैं। जहां पर मैंने बताया कि साइंस के अंदर सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है, जबकि यहाँ पर मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर पर्सनल स्किल्स भी आते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं बच्चे? प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना जरूरी है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होता है। तो ये यहाँ पर कौन सा? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। फिर मैंने कहा कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन होते हैं? पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले लोग आते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल में जो नियम बनाया जाता है टॉप लेवल में, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो टॉप लेवल और मिडिल, लोअर लेवल के बीच में लिंक करने का काम कौन करता है बच्चे?
मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते, लोअर लेवल में कौन सुपरवाइजर्स वगैरह आ गए, वर्कर्स आ गए। इस तरह से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने 2 पार्ट में क्लियर करा है बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। एक बार अच्छे से आप लोग देखेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करें। बाकी कोई भी अगर डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। अगर पहली बार अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो सबसे पहले पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उसको जाकर के पहले देखिए। ये पार्ट सेकंड है और चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये फाइनल वीडियोस है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को करेंगे बच्चे अगले अगली क्लास में। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।